स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं बीएड फर्स्ट ईयर के अंतर्गत आने वाले पेपर अधिगम और शिक्षण लर्निंग एंड टीचिंग के टॉपिक फ्लेंडर्स इंटरैक्शन एनालिसिस के विषय में। फ्लेंडर्स इंटरैक्शन एनालिसिस को हिंदी में फ्लेंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली के नाम से जाना जाता है। फ्लेंडर जो है, इन्होंने 1959 में अपने सहयोगियों के साथ मिनेसोटा विश्वविद्यालय में इस विधि को विकसित किया। इस विधि के अंतर्गत यानी कि इस तकनीक के अंतर्गत कक्ष में होने वाले संपूर्ण व्यवहार का, संपूर्ण क्रियाकलापों का निरीक्षण किया जाता है। इसके अंतर्गत जो शिक्षक व्यवहार है, शिक्षक व्यवहार से मतलब यहाँ पे है कि अपनी विषय वस्तु को प्रस्तुत करते समय शिक्षक कक्षा में जो जो क्रियाएं करता है, जो जो व्यवहार प्रदर्शित करता है, उन सभी को शिक्षक व्यवहार के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। शिक्षक व्यवहार की क्रियाओं में जैसे कि कोई विषय वस्तु को स्पष्ट करने के लिए अगर वो ब्लैक बोर्ड का यूज़ कर रहा है तो श्यामपट्ट लेखन जो है वो शिक्षक क्रियाओं के अंतर्गत आएगा। या फिर अपना लेक्चर प्रस्तुत कर रहा है, बच्चे से प्रश्न पूछ रहा है, जो भी क्रियाएं हैं यानी कि विषय वस्तु को प्रस्तुत करने से संबंधित जो भी सभी क्रियाएं हैं, उन्हीं को सम्मिलित रूप से शिक्षक व्यवहार कहा जाता है। तो फ्लेंडर की ये जो तकनीक है, फ्लेंडर इंटरैक्शन एनालिसिस जो है, वो संपूर्ण कक्षा में होने वाली शिक्षक के संपूर्ण व्यवहार को व्यवस्थित ढंग से विश्लेषण करती है, उनका निरीक्षण करती है। फ्लेंडर ने अपनी इस तकनीक में शिक्षक व्यवहार के केवल शाब्दिक व्यवहार को ही सम्मिलित किया है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि कक्षा में होने वाला जो व्यवहार यानी कि कक्षा में शिक्षक जो है वो शाब्दिक एवं अशाब्दिक दोनों प्रकार का व्यवहार प्रस्तुत करता है। शाब्दिक यानी कि बोलने वाला, यानी कि जो मुंह से बोल के जो व्यवहार प्रदर्शित किया जाता है उसको शाब्दिक व्यवहार कहा जाता है, जिसमें भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा एक तरह का व्यवहार होता है अशाब्दिक व्यवहार, जिसमें जो शिक्षक है वो बोलना मतलब भाषा का प्रयोग ना करके सिर्फ अपने जो एक्सप्रेशन है उनके माध्यम से छात्रों को कोई निर्देश देता है, छात्रों को कोई चीज़ समझाने की कोशिश करता है, उसको कहा जाता है अशाब्दिक व्यवहार। जैसे कि कोई चीज़ शिक्षक ने कोई प्रश्न पूछा बच्चों से, बच्चों ने उसका जवाब दिया, तो शिक्षक उसको हाँ ना में ऐसे नहीं बोलेगा कि हाँ आपने अच्छा बताया। शिक्षक बोलेगा, अशाब्दिक व्यवहार में शिक्षक वो सिर्फ गर्दन हिलाकर उसका समर्थन करेगा, इसको बोला जाता है अशाब्दिक व्यवहार। तो जो फ्लेंडर जो है, उन्होंने जो अपनी जो तकनीक विकसित की, कौन सी, फ्लेंडर्स इंटरैक्शन एनालिसिस, इसमें सिर्फ शाब्दिक व्यवहार को ही उन्होंने महत्व दिया है। उन्होंने कहा है कि कक्षा में होने वाला जो व्यवहार है उसमें शाब्दिक और अशाब्दिक में से शाब्दिक व्यवहार ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि शाब्दिक व्यवहार के आधार पर ही शिक्षक अपनी विषय वस्तु को छात्रों के सामने प्रस्तुत करता है। शाब्दिक व्यवहार भी कक्ष में अपना प्रभुत्व जमाए रखता है। इसलिए उन्होंने उनकी ये जो तकनीक है उसमें उन्होंने अब केवल शाब्दिक व्यवहार को ही महत्व दिया है, शाब्दिक व्यवहार का ही उन्होंने इसके अंतर्गत निरीक्षण किया है। जो फ्लेंडर जो है, उन्होंने अपनी इस तकनीक में, इस उपकरण में यानी कि सिर्फ 3 सेकंड से कम समय में होने वाले परिवर्तन को भी शामिल किया है। यानी कि कक्ष में घटने वाली प्रत्येक घटना का इसमें प्रत्येक घटना को इसके अंतर्गत रिकॉर्ड किया जाता है। यानी कि 3 सेकंड से भी कम समय में होने वाली प्रत्येक क्रिया का इसमें अवलोकन किया जाता है और उसको रिकॉर्ड किया जाता है। तो फ्लेंडर की इंटरैक्शन एनालिसिस जो विधि है, इसका जो काम है वो ये है कि ये कक्ष में होने वाले शिक्षक और छात्र के बीच जो इंटरैक्शन चल रहा है, शिक्षक और छात्र के बीच जो अंतःक्रिया चल रही है, उन सभी व्यवहारों का ये पूरी तरह से क्रमबद्ध तरीके से वैज्ञानिक ढंग से निरीक्षण करती है। फ्लेंडर ने कहा है कि अंतःक्रिया विश्लेषण जो है वो एक ऐसी प्रणाली है जो कि कक्ष में घटने वाली विभिन्न घटनाओं का वस्तुनिष्ठ रूप से एवं व्यवस्थित ढंग से निरीक्षण करती है और इसके आधार पर इनका वैज्ञानिक रूप से विश्लेषण किया जाता है। तो अब अपन बात करते हैं कि जो शिक्षक कक्ष के अंतर्गत होने वाला शिक्षक व्यवहार क्या होता है। शिक्षक व्यवहार से आशय यहाँ पर यह है कि जब शिक्षक कक्षा में
छात्रों के सामने कोई विषय वस्तु प्रस्तुत कर रहा है, कोई टॉपिक समझा रहा है, तो उस कक्ष में उस विषय वस्तु से संबंधित शिक्षक के जो भी क्रियाकलाप होते हैं वो शिक्षक व्यवहार की श्रेणी में आते हैं। जैसे कि विषय वस्तु को स्पष्ट करने के लिए अगर शिक्षक ब्लैक बोर्ड का प्रयोग कर रहा है, ब्लैक बोर्ड पर स्पष्टीकरण दे रहा है, तो वो उसकी शिक्षक व्यवहार के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा छात्रों से प्रश्न पूछना है, अपना जो तथ्य प्रस्तुत करना है, ये सारी जो क्रियाएं हैं वो सारी शिक्षक व्यवहार के अंतर्गत आती हैं। छात्रों की प्रशंसा करना है, उन्हें प्रोत्साहन देना है, ये सभी जो व्यवहार हैं शिक्षक के, ये सभी जो क्रियाएं हैं वो शिक्षक व्यवहार के अंतर्गत आती हैं। तो फ्लेंडर जो हैं उन्होंने कक्ष में होने वाली इन्हीं सभी घटनाओं का निरीक्षण करने के लिए एक तकनीक विकसित की, और ये जो तकनीक है यानी कि ये जो मॉडल उन्होंने डिज़ाइन किया है, ये जो उपकरण उन्होंने बनाया है, वो कक्ष में होने वाले केवल शाब्दिक व्यवहार का ही निरीक्षण करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अशाब्दिक व्यवहार को इसमें कोई महत्व नहीं दिया गया है। तो फ्लेंडर जो हैं इन्होंने शिक्षक व्यवहार को कक्ष में घटने वाले शिक्षक व्यवहार का एक क्रमबद्ध तरीके से, एक वैज्ञानिक तरीके से निरीक्षण करने के लिए एक उपकरण विकसित किया। उस उपकरण या उस तकनीक को ही अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली के नाम से जाना जाता है। इससे संबंधित एक मनोवैज्ञानिक है रूहेला, उन्होंने इससे संबंधित एक परिभाषा प्रस्तुत की है अंतःक्रिया विश्लेषण से संबंधित। उन्होंने कहा है कि अंतःक्रिया विश्लेषण जो है वो शिक्षण अधिगम सत्र के दौरान शाब्दिक अंतःक्रिया के वर्गों को रिकॉर्ड करने की एक प्रक्रिया है। यानी कि अंतःक्रिया विश्लेषण जो है वो शिक्षण अधिगम सत्र के दौरान शाब्दिक अंतःक्रिया के वर्गों को रिकॉर्ड करने हेतु तैयार किया जाता है। फ्लेंडर जो है उन्होंने अंतःक्रिया विश्लेषण जो है अंतःक्रिया शिक्षण प्रतिमान भी इसको अपन बोल सकते हैं। फ्लेंडर का अंतः शिक्षण जो प्रतिमान है उसमें उन्होंने 10 पर्द निर्धारित किए हैं। यानी कि कक्ष में घटने वाली जो सभी घटनाएं हैं उनको उन्होंने 10 वर्गों में बांटा है। उस 10 वर्गों में बांटने के कारण फ्लेंडर की ये जो प्रणाली है इसको 10 वर्गीय प्रविधि के नाम से भी जाना जाता है। फ्लेंडर ने ये जो 10 वर्गीय प्रविधि विकसित की है कक्ष के व्यवहार से कक्ष में घटने वाली घटनाओं से संबंधित, तो उसको उन्होंने 10 भागों में बांटा है। 10 भाग जो हैं यानी कि 10 वर्ग जो हैं उनमें से 7 वर्ग जो हैं वो शिक्षक से संबंधित हैं, और इसके अलावा 2 वर्ग जो हैं वो छात्र से संबंधित हैं, और एक जो है वो ना शिक्षक से संबंधित है ना छात्र से संबंधित है, वो एक अलग ही उसको सम्माना गया है। यानी कि मौन उसका नाम रखा गया है। मौन यानी मौन या बोल सकते हैं, या फिर अपन उसको कंफ्यूजन की स्थिति बोल सकते हैं, या फिर उसको अपन अस्त व्यस्तता की स्थिति भी बोल सकते हैं। तो फ्लेंडर ने अपनी 10 वर्गीय प्रविधि विकसित की। इसमें उन्होंने कक्ष में घटने वाले संपूर्ण व्यवहार को 10 वर्गों में डिवाइड किया है। 10 वर्गों के अंतर्गत जो वर्ग बनाए हैं उन्होंने, उसमें 7 वर्ग जो है वो शिक्षक से संबंधित है। यानी कि कक्ष में जो घटने वाली जो घटनाएं होती हैं वो शिक्षक से भी संबंधित होती है और छात्र से भी संबंधित होती है, क्योंकि इंटरेक्शन जो होता है वो छात्र और शिक्षक दोनों के बीच में होता है। तो इसमें उन्होंने जो शिक्षक को महत्व देते हुए उन्होंने 7 वर्ग शिक्षक से सम्मिलित 7 वर्ग जो है वो शिक्षक से संबंधित रखे हैं, और इसके अलावा 2 वर्ग जो है वो छात्र से संबंधित रखे हैं, और 1 वर्ग जो है वो मौन से संबंधित है। तो अब अपन बात करते हैं कि फ्लेंडर ने जो 7 वर्ग शिक्षक से संबंधित प्रस्तुत किए हैं उनमें क्या क्या उन्होंने कहा है, उनमें कौन कौन सी घटनाओं को उन्होंने शामिल किया है, कक्ष में कौन कौन से शिक्षक व्यवहार को उन्होंने शिक्षक से संबंधित वार्ता में सम्मिलित किया है। तो शिक्षक से संबंधित जो वार्ता है इसको अपन टीचर टॉक के नाम से भी जानते हैं। टीचर टॉक जो है उनको फ्लेंडर ने 2 भागों में बांटा है, यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष प्रभाव और अप्रत्यक्ष व्यवहार। प्रत्यक्ष व्यवहार के अंतर्गत वो चीज़ें होती हैं जो कि छात्र को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं, यानी कि जिसमें शिक्षक का पूरी तरह से कंट्रोल होता है छात्रों के ऊपर, यानी कि अपना जो अधिकार जताना है वो शिक्षक के प्रत्यक्ष व्यवहार के अंतर्गत आता है। शिक्षक इसमें डायरेक्ट छात्रों को अपने अनुसार समझाने की कोशिश करता है। अप्रत्यक्ष व्यवहार जो है वो भी शिक्षक से संबंधित है, लेकिन इसमें अप्रत्यक्ष रूप से वो व्यवहार छात्रों को प्रभावित करता है।
तो अपन बात करते हैं कि शिक्षक का कौन सा व्यवहार प्रत्यक्ष प्रभाव के अंतर्गत आता है और कौन से जो वर्ग है, कौन सी जो क्रियाएं हैं वो अप्रत्यक्ष व्यवहार के अंतर्गत आती हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि अप्रत्यक्ष व्यवहार के अंतर्गत शिक्षक की कौन कौन सी क्रियाएं आती हैं। शिक्षक कथन, यानी कि शिक्षक कथन जो है उसको दो भागों में बांटा है उन्होंने। उन दो भागों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, यानी कि प्रत्यक्ष और प्रभाव और अप्रत्यक्ष प्रभाव। और अब अपन बात करते हैं कि अप्रत्यक्ष प्रभाव में कौन कौन सी शिक्षक से संबंधित क्रियाएं शामिल होती हैं। तो अप्रत्यक्ष क्रियाओं में जैसे कि छात्रों की सबसे पहला जो 7 शिक्षक से संबंधित जो 7 वर्ग उन्होंने प्रस्तुत किए हैं, उनमें से 4 वर्ग जो हैं, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, 4 वर्ग जो हैं वो शिक्षक के अप्रत्यक्ष व्यवहार से संबंधित होते हैं। इसके बाद 5, 6, 7 बचे। 7 में से कितने बचे? 4 अप्रत्यक्ष व्यवहार में गए। 7 में से 4 अप्रत्यक्ष व्यवहार में जाने के बाद 3 वर्ग बचे। 3 वर्ग को उन्होंने प्रत्यक्ष व्यवहार के अंतर्गत रखा है। तो अपन पहले बात कर रहे हैं शिक्षक के कक्ष में अप्रत्यक्ष व्यवहार की। अप्रत्यक्ष व्यवहार में 4 वर्ग शामिल हैं। पहला वर्ग जो है वो है छात्रों की अनुभूति को स्वीकार करना। अनुभूति को स्वीकार करना, इसका मतलब ये है कि इस वर्ग में शिक्षक की वे सभी अनुक्रियाएं आती हैं, वे सभी क्रियाएं आती हैं जो कि जिसमें कि छात्रों की अनुभूति को शिक्षक स्वीकार करता है, यानी कि छात्रों की अनुभूतियों को इसके अंतर्गत स्वीकार किया जाता है। शिक्षक यह मानता है कि छात्रों को इस प्रकार की भावनाएं एवं अपने जो भावनाएं कक्षा में व्यक्त करने का पूरा अधिकार है। इसलिए शिक्षक उनकी अनुभूति, यानी कि जो वो फील कर रहे हैं, जो वो कक्षा में अनुभव कर रहे हैं, उन भावों को अभिव्यक्त करने का छात्रों को पूरा अधिकार है। इसलिए जो पहला जो वर्ग है वो इसी से संबंधित है कि छात्रों की अनुभूति को स्वीकार करना। इस वर्ग में वे सभी कथन आते हैं जो कि पुरानी, यानी कि जो वर्तमान में चल रहा है, उसके अलावा जो बीत चुका है, जो भूतकाल की भावनाओं को जो प्रत्यस्मरण है, उसके अंतर्गत जो छात्रों को उससे संबंधित जो अनुभूति हो रही है, जो विषय वस्तु उन्होंने पढ़ ली है पहले, उससे संबंधित जो अनुभूति छात्रों को हो रही है उसको प्रकट करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। और शिक्षक का काम होता है कि उन अनुभूतियों को स्वीकार करना। तो शिक्षक के आपका प्रत्यक्ष व्यवहार जो है उसमें पहला वर्ग आता है छात्रों की अनुभूति को स्वीकार करना। इसमें छात्रों की भावनाओं को स्वीकार किया जाता है और छात्रों को अपनी भावनाएं प्रकट करने का पूरा अधिकार इसमें होता है। दूसरा जो वर्ग है अप्रत्यक्ष, शिक्षक के अप्रत्यक्ष व्यवहार से संबंधित, वो है प्रशंसा या प्रोत्साहित करना। प्रशंसा या प्रोत्साहित करना, प्रशंसा और प्रोत्साहन में जो शिक्षक जो है वो छात्रों के किसी अच्छे कार्य के लिए प्रशंसा करता है और उन्हें अच्छे कार्य करने के लिए प्रोत्साहित भी करता है। यानी कि किसी प्रश्न का छात्र ने अच्छा जवाब दिया तो छात्र की प्रशंसा वो शिक्षक करता है। हाँ, बहुत अच्छा, शाबाश, बहुत अच्छा, आगे और प्रयास करें, इस तरह से प्रोत्साहित भी करता है और उनकी प्रशंसा भी करता है। तो इन सभी क्रियाओं को इसके अंतर्गत किसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है? दूसरे वर्ग के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है, जिसको नाम दिया गया है प्रशंसा या प्रोत्साहन करना। यानी कि इसके अंतर्गत शिक्षक जो वो है अशाब्दिक व्यवहार भी प्रदर्शित कर सकता है, यानी कि गर्दन को हिलाकर भी वो छात्रों की प्रशंसा कर सकता है। गर्दन को इस तरह से हिलाकर भी वो छात्रों की प्रशंसा कर सकता है। तो किसी भी प्रकार से, यानी कि शाब्दिक या अशाब्दिक दोनों रूप में वो छात्रों की प्रशंसा कर सकता है और छात्रों को प्रोत्साहित कर सकता है। इसको 2 वर्ग के अंतर्गत रखा गया है और यह भी शिक्षक के अप्रत्यक्ष व्यवहार से संबंधित होता है। यानी कि छात्र और शिक्षक जो है इसमें अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे से संबंधित होते हैं। अब अपन बात करते हैं शिक्षक के अप्रत्यक्ष व्यवहार के अंतर्गत आने वाले तीसरी क्रिया के बारे में बात करते हैं। तीसरी जो क्रिया है वो है छात्रों के विचारों को स्वीकार करना। छात्रों के विचारों को स्वीकार करना, इसके अंतर्गत ये आता है कि शिक्षक छात्रों के द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को स्वीकार करते हैं। यानी कि कोई भी टॉपिक के बारे में छात्र और शिक्षक के बीच में डिस्कशन चल रहा है, शिक्षक कोई नई चीज़ पढ़ाने की छात्रों को कोशिश कर रहा है, नई चीज़ बताने की छात्रों को कोशिश कर रहा है, उससे संबंधित उससे पहले समझाने से पहले शिक्षक जो है वो छात्रों से कुछ प्रश्न कर रहा है, तो उस प्रश्न के जवाब में छात्र जो अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं, जो अपने व्यूज दे रहे हैं,
उन सभी विचारों को शिक्षक स्वीकार करता है। यानी कि इस तरह से कि हाँ, आपने बिल्कुल सही बताया, लेकिन इसमें ऐसा भी हो सकता है, यानी कि स्वीकार करना और उन्हें अपने वक्तव्य में शामिल करना। यानी कि शिक्षक के द्वारा जो विचार विमर्श किया जा रहा है छात्रों के साथ, उसको छात्र उसके से संबंधित छात्र अपने व्यूज प्रदर्शित करते हैं। उन व्यूज को शिक्षक जो है वो अपने स्वीकार करता है और अपने लेक्चर में उनको शामिल करता है। तो इस तरह से ये जो तीसरा जो वर्ग है वो छात्रों के वो शिक्षक के अप्रत्यक्ष व्यवहार से संबंधित है और उसको नाम दिया गया है छात्रों के विचारों को स्वीकार करना। तो विचारों का यानी कि छात्रों के विचारों को अपने नवीन विचारों में अपने जो नवीन विचार हैं उनके साथ संबंध स्थापित करना, ये क्या कहलाता है? छात्रों के विचारों को स्वीकार करना और उन्हें अपने वक्तव्य में शामिल करना। जैसे कि कोई भी टॉपिक के विषय में शिक्षक छात्रों से बात करता है, उससे संबंधित कहता है, अच्छा मैं बताता हूँ, आपके कहने का आशय ये है, या फिर आप ये कहना चाहते हैं। तो इस तरह से जो छात्रों का जो व्यूज है, छात्रों के जो विचार हैं, उनको स्वीकार करता है और उनको अपने वक्तव्य में शामिल करता है। इसे कहा जाता है छात्रों के विचारों को स्वीकार करना। तो ये भी शिक्षक के अप्रत्यक्ष व्यवहार से संबंधित है। अब आता है शिक्षक के अप्रत्यक्ष व्यवहार से संबंधित चौथा वर्ग जो है वो किससे संबंधित है? उसका नाम है प्रश्न करना, यानी कि प्रश्न पूछना। इसके अंतर्गत छात्र जो शिक्षक जो है वो छात्रों से ऐसे प्रश्न करता है जिनके की आंसर छात्रों को देने ही पड़ते हैं। यानी कि इस आशा के साथ वो प्रश्न करता है कि छात्रों को इसका आंसर आता है और छात्रों को इन प्रश्नों के आंसर देने हैं। तो ये भी शिक्षक के अप्रत्यक्ष व्यवहार से ही संबंधित है। इसके अंतर्गत शिक्षक प्रश्न पूछता है और छात्रों के सामने कोई ऐसी समस्या प्रस्तुत करता है जिसके समाधान की आशा वो छात्रों से करता है, जिसका हल वो छात्रों से चाहता है, जिसका आंसर वो छात्रों से जानने की इच्छा रखता है। तो इस तरह की जो प्रश्न पूछना है वो भी शिक्षक के अप्रत्यक्ष व्यवहार से संबंधित है और इसको वर्ग 4 में रखा गया है। तो अपन एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं कि शिक्षक के अप्रत्यक्ष व्यवहार से संबंधित कौन कौन सी क्रियाएं हैं जो कि कक्ष में होती हैं। तो सबसे पहली जो क्रिया है वो अपन ने बात कही कि छात्रों की अनुभूति को स्वीकार करना, यानी कि छात्रों की भावनाओं को समझना और उन्हें स्वीकार करना। दूसरी जो क्रिया है वो शिक्षक के व्यवहार से संबंधित अप्रत्यक्ष व्यवहार में आने वाली, वो है प्रशंसा या प्रोत्साहन करना, छात्रों की प्रशंसा करना और उन्हें प्रोत्साहित करना। तीसरी जो क्रिया है उसको यानी कि थर्ड वर्ग में आने वाली जो क्रिया है उसके अंतर्गत है छात्रों के विचारों को स्वीकार करना और उन्हें अपने वक्तव्य में शामिल करना। इसके बाद चौथी जो है शिक्षक के अप्रत्यक्ष व्यवहार से संबंधित चौथा वर्ग जो है वो है प्रश्न पूछना, जिसके अंतर्गत शिक्षक छात्रों से ऐसे प्रश्न पूछता है जिनके आंसर की वो पूरी तरह से उम्मीद छात्रों से करता है कि इसके आंसर छात्रों को आते हैं और वो इसका आंसर पूरी तरह से दे सकते हैं। तो ये 4 वर्ग हैं जो कि शिक्षक के अप्रत्यक्ष व्यवहार से संबंधित हैं और अप्रत्यक्ष व्यवहार के माध्यम से शिक्षक अपने शिक्षण व्यवस्था को या अधिगम को आगे बढ़ाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक बात खत्म हुई शिक्षक के अप्रत्यक्ष व्यवहार के अंतर्गत कौन कौन सी क्रियाएं शामिल होती हैं। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं कि शिक्षक के व्यवहार के अंतर्गत आने वाली यानी प्रत्यक्ष व्यवहार के अंतर्गत आने वाली क्रियाएं कौन कौन सी हैं। यानी कि उन्होंने फ्लैंडर ने 10 वर्गों में इसे डिवाइड किया था। 10 वर्गों में से 7 शिक्षक से संबंधित हैं और 2 क्रियाएं जो हैं, 2 वर्ग जो है वो छात्र से संबंधित हैं और एक मौन से संबंधित है। तो अपन ने जब बात करी कि अपन सबसे पहले बात करते हैं शिक्षक वार्ता की, टीचर टॉक की, तो उसमें उन्होंने 2 भागों में उसको बांटा था, प्रत्यक्ष व्यवहार और अप्रत्यक्ष व्यवहार। अब अपन ने प्रत्यक्ष व्यवहार की क्रिया देख ली शिक्षक की। अब इसके बाद अपन बात करते हैं शिक्षक की प्रत्यक्ष व्यवहार के अंतर्गत कौन कौन सी क्रियाएं शामिल होती हैं। तो सबसे पहली जो प्रक्रिया यानी कि प्रत्यक्ष जो क्रिया है उसमें शिक्षक का छात्रों पर पूरी तरह से कंट्रोल होता है। यानी कि अप्रत्यक्ष व्यवहार में शिक्षक का छात्रों पर पूरी तरह से कंट्रोल नहीं होता, और लेकिन प्रत्यक्ष व्यवहार जो है इसके अंतर्गत छात्रों पर शिक्षक का पूरी तरह से कंट्रोल रहता है। पूरी तरह से कंट्रोल रहते हुए शिक्षक अपनी अधिगम प्रक्रिया को आगे
बढ़ाता है। तो अपन बात करते हैं इसके अंतर्गत प्रत्यक्ष व्यवहार में शिक्षक की 3 क्रियाएं हैं, यानी कि 3 वर्ग इसमें शामिल हैं। अब इसको कंटिन्यू रखते हुए 4 वर्ग उसमें प्रत्यक्ष व्यवहार में चले गए। उसके बाद 5वां वर्ग आएगा। 5वां वर्ग जो है वो शिक्षक से संबंधित है और शिक्षक के प्रत्यक्ष व्यवहार से संबंधित है। उसको नाम दिया है फ्लेंडर ने व्याख्यान देना। व्याख्यान देना इसका मतलब ये है कि व्याख्यान जो शिक्षक जो है वो शिक्षण के दौरान अपनी विषय वस्तु को प्रस्तुत इस वर्ग के अंतर्गत करता है, यानी कि अपने विचारों को, अपने दृष्टिकोण को, अपनी तथ्यों को, सूचनाओं को प्रदान करने का जो कार्य करता है वो शिक्षक इस वर्ग के अंतर्गत करता है, यानी लेक्चर मेथड के अंतर्गत करता है, व्याख्यान के अंतर्गत करता है, अपनी विषय वस्तु को छात्रों के सामने प्रस्तुत करता है। और इसके अलावा छात्रों को जब वो व्याख्यान प्रस्तुत कर रहा है तो उन्हें ध्यान आकर्षित करने के लिए, छात्रों का ध्यान विषय वस्तु की ओर आकर्षित करने के लिए शिक्षक और भी कोई शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग कर सकता है, या फिर किसी भी प्रकार का प्रयोग करके छात्रों का ध्यान उस विषय वस्तु की ओर आकर्षित करने का काम भी शिक्षक इसके अंतर्गत करता है। तो ये जो 5वां जो वर्ग है वो शिक्षक के प्रत्यक्ष व्यवहार से संबंधित है। छात्र और शिक्षक प्रत्यक्ष रूप से इसमें जुड़े रहते हैं और शिक्षक का इसमें पूरी तरह से छात्रों पर कंट्रोल रहता है। छात्रों को विषय वस्तु समझाने की कोशिश वो इसके अंतर्गत करता है। इसके बाद अपन बात करते हैं शिक्षक के प्रत्यक्ष व्यवहार की, जिसका जो वर्ग का नंबर है वो है 5 के बाद 6 नंबर जो है उसमें निर्देश देना या फिर डायरेक्शन देना। इसमें जो शिक्षक जो है वो छात्रों को निर्देश देने की क्रियाएं करता है। जो निर्देश देने से संबंधित जो सभी क्रियाएं हैं वो इस वर्ग के अंतर्गत रखी गई हैं। जैसे कि कोई भी निर्देश, जैसे खड़े हो जाइए, छात्रों से शिक्षक कहेगा किसी भी बात पर अगर कोई प्रश्न पूछ रहा है तो क्या कहेगा वो, खड़े हो जाइए, आप बताइए, बैठ जाइए, शोर मत करिए। ये सारी जो इस तरह के जो निर्देश है, आप बैठकर अपना कार्य करिए, इस तरह के जो निर्देश देना है वो शिक्षक के प्रत्यक्ष व्यवहार से संबंधित है। छात्रों को प्रत्यक्ष रूप से वो निर्देशित करता है और ये जो वर्ग है वो 6 नंबर का वर्ग कहा जाता है और इसको नाम दिया है उन्होंने निर्देशित करना या निर्देश देना या डायरेक्शन देना। तो इस तरह से ये जो फ्लेंडर की जो 10 वर्गीय प्रविधि जो है उसके अंतर्गत ये शिक्षक का प्रत्यक्ष व्यवहार है और प्रत्यक्ष व्यवहार के अंतर्गत इसका दूसरा व्यवहार कौन सा है, निर्देश देना। अब अपन शिक्षक के प्रत्यक्ष व्यवहार के अंतर्गत तीसरे वर्ग की बात करते हैं। तीसरा वर्ग यानी कि वो जो आगे जो बड़ी संख्या आ रही है उसमें आप उसका 7वां नंबर है और प्रत्यक्ष व्यवहार में उसका तीसरा नंबर है। उसको बोला जाता है आलोचना करना यानी कि आलोचना करना या अधिकार जताना। तो ये भी जो है वो शिक्षक के प्रत्यक्ष व्यवहार से संबंधित है। इसमें भी छात्र के ऊपर शिक्षक का पूरी तरह से कंट्रोल रहता है और इसमें शिक्षक जो है वो छात्रों की आलोचना यानी कि अवांछित व्यवहार प्रदर्शित अगर कोई छात्र करता है तो उस अवांछित व्यवहार को रोकने के लिए छात्रों की जो निंदा करता है, जो आलोचना करता है, उसको इस वर्ग के अंतर्गत 7वें वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। जैसे कि अगर कक्षा में शोरगुल हो रहा है तो शिक्षक कहेगा आप शांत हो जाइए, शोर मत करिए। अगर कोई प्रश्न छात्रों से पूछा, छात्रों ने जवाब नहीं दिया तो शिक्षक कहेगा कि आप घर पर क्या करते हैं, याद करके क्यों नहीं लाए। इस तरह से जो शिक्षक उस अवांछित व्यवहार को रोकने की कोशिश करता है उसको आलोचना वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है। ज़्यादा शोर कर रहे हैं बच्चों तो शिक्षक जो है वो छात्र से कहेगा कक्षा से बाहर निकल जाइए, शांत हो जाइए, आपस में बातचीत मत करिए। तो इस प्रकार का जो अधिकार यानी कि शिक्षक पूरे अधिकार के साथ ये बच्चों को बोलता है, तो इस प्रकार का जो अधिकार प्रस्तुत करता है या फिर छात्रों की आलोचना करता है तो वो शिक्षक के प्रत्यक्ष व्यवहार से संबंधित है और उसको 7वें वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है। इसमें जो सभी अनुक्रियाएं जो होती हैं वो छात्र के व्यवहार को पूरी तरह से कंट्रोल करती हैं, यानी कि शिक्षक की जो क्रिया है इस वर्ग के अंतर्गत वो पूरी तरह से छात्र के व्यवहार को कंट्रोल में रखती है। ठीक है, तो ये हुई शिक्षक वार्ता से संबंधित क्रियाएं, यानी कि कक्ष में घटने वाली शिक्षक से संबंधित जो क्रियाएं हैं जिनको फ्लेंडर ने 7 वर्गों में बांटा है और 7 वर्गों में से 4 जो हैं वो प्रत्यक्ष व्यवहार के अंतर्गत आती हैं और जो शिक्षक के 3 जो वर्ग हैं वो प्रत्यक्ष व्यवहार से संबंधित हैं। प्रत्यक्ष
प्रत्यक्ष व्यवहार में कौन कौन से हैं? व्याख्यान देना, जो कि छात्र से डायरेक्ट संबंधित है, छात्रों पर जिनके द्वारा पूरी तरह से शिक्षक का कंट्रोल होता है, वो है व्याख्यान देना। 5वां नंबर है व्याख्यान देना, 6वां नंबर है निर्देश देना, और 7वां नंबर है आलोचना करना। ठीक है, ये हुई शिक्षक वार्ता की बात, टीचर टॉक की बात। अब अपन बात करते हैं फ्लेंडर की 10 वर्गीय प्रविधि है, जिसमें 7 शिक्षक से संबंधित है इसमें। अब नेक्स्ट जो आएंगे वो छात्र से संबंधित हैं, क्योंकि शिक्षक कक्षा में जो होने वाले जो व्यवहार है शिक्षक एवं छात्र दोनों से संबंधित होता है। शिक्षक एवं छात्र दोनों ही उसमें अपनी अंतर्क्रिया प्रस्तुत करते हैं। तो ये शिक्षक की बात अपन ने कर ली। अब अपन छात्र की बात करते हैं कि छात्रों की कक्षा के अंतर्गत कौन कौन सी कक्ष के अंतर्गत होने वाली जो क्रियाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। तो शिक्षक की जो क्रियाएं छात्र की जो क्रियाएं हैं उनको फ्लेंडर ने 2 वर्गों में डिवाइड किया है। ठीक है, 2 वर्ग कौन कौन से? शिक्षक वर्ग के बाद आते हैं 8 और 9। 8 और 9 जो हैं वो छात्र से संबंधित हैं, और छात्रों का कक्ष में कैसा व्यवहार है, कौन कौन सी अनुक्रियाएं वो प्रदर्शित करते हैं, वो इसके अंतर्गत आती हैं। तो इसमें छात्र कथन से संबंधित जो हैं वो है छात्र अनुक्रिया। 8वां जो वर्ग है वो है छात्र अनुक्रिया, और 9वां जो नंबर है वो है छात्र स्व उपक्रम। सबसे पहले अपन बात करते हैं छात्र अनुक्रिया की। छात्र अनुक्रिया के अंतर्गत जो है इसमें शिक्षक छात्र से कोई प्रश्न पूछता है और छात्र उस प्रश्न का आंसर दे रहा है, यानी कि वार्ता जो शुरू कर रहा है वो कौन कर रहा है? शिक्षक शुरू कर रहा है, लेकिन उस वार्ता से संबंधित जो अनुक्रिया प्रदर्शित कर रहा है वो छात्र कर रहा है, उस प्रश्न का आंसर छात्र दे रहा है। तो इसको बोला जाता है छात्र अनुक्रिया। यानी कि 8वां वर्ग जो है वो छात्र से संबंधित है, और लेकिन इसमें जो वार्ता की जो शुरुआत है वो कौन करता है? शिक्षक करता है, और उस वार्ता के प्रति अपने व्यूज रखता है, अपनी प्रतिक्रिया प्रदर्शित करता है, अपनी अनुक्रिया प्रदर्शित करता है छात्र। तो इसको बोला जाता है छात्र अनुक्रिया। छात्र से संबंधित उन्होंने सिर्फ 2 वर्ग रखे हैं, छात्र अनुक्रिया, और 8वां और 9वां है छात्र स्व उपक्रम। छात्र अनुक्रिया जो है उसमें शिक्षक वार्ता शुरू करता है और छात्रों से संबंधित अनुक्रिया करता है, और 9वीं जो है छात्र स्व उपक्रम, यानी कि जिसके अंतर्गत छात्र जो है वो स्वयं कोई वार्ता शुरू कर रहा है। स्व उपक्रम यानी कि स्वयं कोई बात करना शुरू कर रहा है शिक्षक से, तो उसको रखा जाता है 9वीं श्रेणी में रखा जाता है, और उसको नाम दिया गया है छात्र स्व उपक्रम। इसमें छात्र स्वयं उत्साहित होकर शिक्षक से किसी विषय पर बात करता है, तो इसे बोला जाता है छात्र स्व उपक्रम। छात्र स्वयं प्रश्न पूछने या कुछ कहने के लिए उत्सुक होते हैं, तो उस व्यवहार को वर्ग 9 में रखा गया है, और उसको नाम दिया गया है छात्र स्व उपक्रम। अब अपन बात करते हैं छात्र का, लेकिन कभी कभी 8वां जो और 9वां जो वर्ग है, यानी कि छात्र अनुक्रिया और छात्र स्व उपक्रम, इन दोनों 8वें और 9वें वर्ग में कभी कभी निरीक्षणकर्ता जो है उसको कंफ्यूजन हो जाता है, उनको इन दोनों में अंतर करना कठिन हो जाता है कि कौन सा वर्ग चल रहा है। कि जब छात्र शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे रहा है, यानी कि शिक्षक द्वारा जो प्रश्न पूछा गया है और छात्र उसका आंसर दे रहा है, तो वो कौन से में आएगा? 8वें नंबर में। लेकिन जब छात्र स्वयं स्टार्ट करके वार्ता शिक्षक से कोई बात कर रहा है, तो उसको रखा गया है 9 में। तो जब निरीक्षण करता, जब शिक्षक व्यवहार का अवलोकन करता है, तो उसको 8वें और 9वें वर्ग में कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा वर्ग चल रहा है, यानी कि छात्र इसमें बोल रहा है या शिक्षक इसमें बोल रहा है। तो इसको कंफ्यूजन को दूर करने के लिए उस निरीक्षणकर्ता को बहुत ही ध्यान से, बहुत ही बारीकी से इसका अवलोकन करना होता है। अब अपन ने बात कर ली शिक्षक वार्ता की और छात्र वार्ता की। इसके बाद जो 10वां वर्ग है, यानी कि 10 वर्ग बताए गए, 7 जो है वो शिक्षक से संबंधित हैं, 2 जो है वो छात्र से संबंधित हैं, और 1 जो वर्ग है वो मौन या विभ्रांति या अस्त व्यस्तता की या कंफ्यूजन की अवस्था इसको बोला जाता है। या यानी कि कक्षा में इसका मौन का मतलब ये है कि कक्षा में जब पूरी तरह से साइलेंस हो जाए, बिल्कुल शांति हो जाए, जब ना तो शिक्षक बोल। अब इन जो इससे ऊपर की जो अपन ने अनुक्रियाएं देखी, ऊपर की जो वर्ग देखे, उसमें कभी छात्र बोल रहा है तो कभी शिक्षक बोल रहा है, ऐसा नहीं है कि कभी कोई नहीं बोल रहा है। लेकिन ये जो 10वां जो वर्ग है, इसमें ऐसी स्थिति आती है कि जब ना तो शिक्षक बोलता है कक्षा में और ना ही छात्र बोलता है, एक चुप्पी सी क्लास में छा जाती है, तो उसको मौन की अवस्था में रखा गया है। या फिर ऐसा होता है कि जैसे शिक्षक ने कभी कोई प्रश्न किया, कोई प्रश्न
छात्रों से पूछने के लिए किया, तो उस समय 1 सेकंड के लिए क्लास में बिल्कुल शांति छा जाती है। तो उस समय निरीक्षण करता है जो है वो ये नहीं समझ पाता कि कक्ष में चल क्या रहा है, यानी कि अस्त व्यस्त, यानी कि कंफ्यूजन हो जाता है उसको कि कक्षा में कौन सा व्यवहार शिक्षक या छात्र प्रदर्शित कर रहा है। तो इसको बोला जाता है मौन की स्थिति या विश्रांति की स्थिति या अस्त व्यस्तता की स्थिति। या कभी कभी ऐसा होता है कि सभी छात्र एक साथ बोलने लग जाते हैं, यानी कि कोई प्रश्न छात्र शिक्षक ने पूछा तो सब एक छात्र ना बोल करके, यदि एक छात्र उस प्रश्न का आंसर देगा तो वो तो उस शिक्षक के अप्रत्यक्ष व्यवहार में चला जाएगा, जो कि कौन सा है, प्रश्न करना, वो तो उसमें चला जाएगा। लेकिन सभी छात्र एक साथ बोल पड़ते हैं, सभी छात्र एकदम शोरगुल की स्थिति जब पैदा हो जाती है क्लास में, तो उस समय भी निरीक्षण करता जो है, ऑब्जर्वेशन करने वाला जो है, वो ये नहीं समझ पाता कि कक्ष में किसका व्यवहार चल रहा है, यानी कि छात्र बोल रहा है या शिक्षक बोल रहा है या चल क्या रहा है, यानी कि कंफ्यूजन वाली स्थिति पैदा हो जाती है। उसको मौन या अस्त व्यस्तता की स्थिति कहा जाता है। तो इस प्रकार जब कक्षा में शिक्षण के दौरान एक ऐसी स्थिति भी आती है कि जब ना तो छात्र बोलता है, ना ही शिक्षक बोलता है, या फिर बहुत ज़्यादा शोरगुल हो जाता है, किसी भी प्रकार की कोई शाब्दिक अंत्यक्रिया नहीं होती है, तो इन सभी परिस्थितियों को 10 वर्ग में फ्लेंडर ने रखा है। तो ये हो गई सभी 10 वर्गीय प्रवृत्ति की बात जो कि फ्लेंडर ने प्रस्तुत की थी। इसी के साथ ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। फ्लेंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली या फ्लेंडर का इंटरैक्शन एनालिसिस। तो अब इसी के साथ यहाँ पे टॉपिक ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट मिलेंगे अपन नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।